आवाज आ रहा है सभी को? ओके। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एटॉमिक रेडियस हमने बताया था लास्ट टाइम डिफरेंट टाइप के, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट लेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस लेंगे अभी हम, थोड़ा वेट कर लेते हैं।
चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ग्रेटर द जेड इफेक्टिव, greater will be the attraction between valence shell electron and nucleus, that is size decreases। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना ही साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा जेड इफेक्टिव अगर कम होगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली। हो गया सभी का। चलो आगे चलते हैं। तो ये फर्स्ट फैक्टर था जिस पर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगा। इसके अलावा तो जेड इफेक्टिव जो है, उसके बाद सेकंड जो है वो है ऑर्बिट नंबर। तो देखो, जितना ज्यादा ऑर्बिट नंबर होगा ऑब्वियसली, जैसे हम ऑर्बिट नंबर बढ़ाएंगे मतलब एक्स्ट्रा सेल हमारे पास आ जाएगा। अगर एक्स्ट्रा सेल आया तो इसकी वजह से साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एज ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस, एक्स्ट्रा सेल इज एडेड, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल इज एडेड, दैट इज साइज इंक्रीजेज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। ठीक है, तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जितना ऑब्वियसली ऑर्बिट नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जितना ज्यादा एन होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, साइज होगा, ये एटॉमिक रेडियस होगा। और अगर एन कम है तो ऑब्वियसली साइज जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो हमारे पास ये दो फैक्टर है जिन पर एटॉमिक रेडियस या साइज जो है क्या करेगा, डिपेंड करेगा।
हो गया सबका? Now, general trend in atomic radius. The general trend of atomic radius. तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी होगा वो देखते हैं। तो देखो, लेफ्ट टू राइट एंड डाउन द ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? लेफ्ट टू राइट बताओ, जेड इफेक्टिव क्या होता है? याद है हमने बताया था कि एस एंड पी ब्लॉक के लिए 0.65 से बढ़ता था और डी ब्लॉक के लिए 0.15 से। याद आया? तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसके अलावा ऑर्बिट नंबर जो है वो तो कांस्टेंट है ना। तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है और ऑर्बिट नंबर कांस्टेंट होता है। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस क्या होगा भाई? कम होगा ना, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और इसकी वजह से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि एन कांस्टेंट। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप की, तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है? डाउन द ग्रुप देखो, हमने नोट टू लिखवाया था। डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव क्या होता है? डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है, लेकिन एन क्या होता है? बढ़ता जाता है ना। जैसे हम नीचे जाएंगे तो एक एक ऑर्बिट ऐड होता जाएगा। ओके, तो एन बढ़ेगा तो एन बढ़ने से रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है, ऑर्बिट नंबर बढ़ा तो रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। सो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो रेडियस जो है वो क्या होगा? कम होगा। और डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा। ये याद रखो, ये हमारे पास क्या हो गया? जनरल ट्रेंड हो गया एटॉमिक रेडियस। यस दक्ष, हमने जो नोट 1 नोट 2 एंड नोट 3 लिखवाए थे वो याद रखना है। वैल्यू याद नहीं रखनी, बट जो हमने नोट लिखवाया था कि कितने से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है या कांस्टेंट है वो याद रखना।
चले आगे। नाउ अब हम यहाँ पर देखेंगे एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में देखो क्या है, हमने क्या बोला कि यार लेफ्ट टू राइट हमारे पास साइज जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो इस हिसाब से तो सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है उसका साइज सबसे कम होना चाहिए ना। सबसे लास्ट ग्रुप मतलब नोबेल गैस वाला। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता यार? क्योंकि नोबेल गैस के लिए हम वंडरवॉल रेडियस कंसीडर करते हैं, और वंडरवॉल रेडियस जो है वो सबसे बड़ी कोवेलेंट रेडियस है। ठीक है, तो साइज ऑफ नोबेल गैस या नोबेल गैस ग्रुप हैज टू बी स्मॉलेस्ट in a period, but size of halogens मतलब second last group is found to be smallest। क्यों, ऐसा क्यों है? तो is found to be smallest क्यों? Because in the case of noble gas van der Waals radius is considered। ठीक है, तो नोबेल गैस के लिए हम वन डर वाल्स रेडियस कंसिडर करते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। दैट्स व्हाई ऐसा है। हो गया सबका? नाउ देखो, अगर हम बात करें एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट की, तो उनके लिए जेड इफेक्ट कितने से बढ़ता है, 0.65। ठीक है,
तो फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बाय 0.65। ठीक है, तो 0.65 से बढ़ता है, ठीक ठाक वैल्यू से बढ़ता है। दैट इज डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एटॉमिक रेडियस का डेटा देखेंगे तो काफी अच्छी खासी वैल्यू से, मतलब एटॉमिक रेडियस क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। लेकिन बट इन द केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक में भी मतलब कम वैल्यू से ही होता है, बट इन द केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जेड इफेक्टिव increases by 0.15, that is decrease in radius is very less, or we can say almost constant। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास जेड इफेक्टिव मतलब जो रेडियस है ऑलमोस्ट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए इसको हम अलग नाम दे देते हैं। तो फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट, इट इज कॉल्ड lanthanide and actinide contraction। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ऑब्वियसली लेंथेनाइड सीरीज के लिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड सीरीज के लिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जेड इफेक्टिव जो है अच्छी खासी वैल्यू से बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई रेडियस भी मतलब बहुत कम वैल्यू से डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक ठाक वैल्यू से डिक्रीज होता है अगर तुम डेटा देखोगे तो। लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ऑलमोस्ट वैल्यू क्या रहती है, रेडियस की कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव जो है वो बहुत कम वैल्यू से बढ़ रहा है। ठीक है, सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनाइड सीरीज के लिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइड सीरीज के लिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नो यार, डिक्रीज इन रेडियस इज नॉट कांस्टेंट। हम बोल सकते हैं रेडियस ही कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, डिक्रीज इन रेडियस इज वेरी लेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, रेडियस की जो वैल्यू है ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी हुई है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। बहुत कम वैल्यू से रेडियस जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
हो गया सबका? ओके, ना आगे चलते हैं। तो अच्छा, लेफ्ट टू राइट हमारे पास वैल्यू डिक्रीज हुआ, डाउन द ग्रुप वैल्यू क्या रहेगा? इंक्रीज होगा, है ना, रेडियस का। तो हमारे पास देखो, एल से नीचे आता है जीए। एल से नीचे क्या आता है? जीए आता है। तो एल से नीचे जीए आता है, तो जीए का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए ना। तो नेक्स्ट एक्सेप्शन देखो क्या है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीए। एल और जीए का जो रेडियस है ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। एक्चुअली किसका ज्यादा होना चाहिए था? जीए का ज्यादा होना चाहिए था। और यहाँ पर जब हम वैल्यू देखेंगे तो देखते हैं कि यार एल से जीए का एक्चुअली ये होना चाहिए था ना, एल से जीए का क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। ठीक है, डाउन द ग्रुप रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो एल का कम होना चाहिए था, जीए का ज्यादा होना चाहिए था। बट डेटा अगर देखेंगे, ऑलमोस्ट सेम बोला वैसे मैंने, बट एक्चुअल वैल्यू जब यहाँ पर हम देखेंगे तो एल जो है उसका साइज बड़ा रहता है और जीए का छोटा होता है। यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक, ऑलमोस्ट सेम वैसे बोल सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखने जाएंगे तो एल से जीए का साइज बड़ा होने की बजाय एक्चुअली क्या हो गया है? छोटा हो गया। ओके, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें वैल्यू देखनी है तो ये 1.24 एंगस्ट्रॉम है एंड ये 1.23 एंगस्ट्रॉम है। तो जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बट एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है देखो। तो ठीक है, ये नाउ बोरोन कौन से पीरियड में आ रहा है? बोरोन हमारे पास सेकंड पीरियड में आ रहा है, इससे पहले कोई डी एलिमेंट नहीं है। एल जो है वो हमारे पास किस में आ रहा है? थर्ड पीरियड में आ रहा है, उसमें कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। लेकिन जीए जो है वो फोर्थ पीरियड में आ रहा है, और जीए से पहले हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, हम बोल सकते हैं डी ऑर्बिटल फिल हो गया। तो एक्चुअली एएल और जीए के बीच में 3D ऑर्बिटल आ गया, या 3 सीरीज आ गई। तो इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में चला गया है, और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला गया तो देखो क्या होता है। मैंने बताया था ना कि एस से कम स्क्रीन इफेक्ट होगा पी का, पी से कम होगा डी का। तो बीच में डी ऑर्बिटल आ गए तो उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो क्या रहता है? कम रहता है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो एल से जब हम जीए आए तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इन बिटवीन एल एंड जीए थ्री डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इससे पहले कोई डी ऑर्बिटल फिल ही नहीं हुआ। ठीक है, ना बोरोन से पहले डी ऑर्बिटल फिल हुआ, ना एएल से पहले, जीए से पहले लेकिन डी ऑर्बिटल फिल हो गया। तो इन बिटवीन एएल एंड जीए 3D ऑर्बिटल्स आर फिल्ड which have poor screening effect, that is Z effective increases and size decreases। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये ऐसा हुआ है।
हो गया सभी का? नाउ नेक्स्ट वाला एक्सेप्शन। तो जैसा हमने बताया कि डाउन द ग्रुप रेडियस जो है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो एल और जीए में ऑलमोस्ट क्या सेम है, एक्चुअली जीए का कम हो गया है। ऐसा ही कुछ एक्सेप्शन आता है 4D एंड 5D सीरीज में। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D सीरीज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5D सीरीज। ठीक है, तो 4D सीरीज में एक्चुअली हमारे पास क्या आता है, 4D सीरीज में हमारे पास आता है एल ए एंड देन एच एफ से लेकर एच जी। और 5D सीरीज में क्या आता है, ए सी, सॉरी 4D सीरीज में एक्चुअली आता है वाई। ठीक है, एंड देन वाई से लेकर क्या है अपने पास, सी डी तक है। और 5D सीरीज जो है उसमें आता है एल ए एंड देन उसके बाद एच एफ से लेकर एच जी। ठीक है, तो ये हमारे पास है। नाउ एक्सेप्शन जो है वाई और एल ए में नहीं, वाई और एल ए में एक्सेप्शन नहीं है, उसके बाद में एक्सेप्शन है। मतलब हमारे पास एक्सेप्शन जो है वो किस में है, जेड आर से लेकर सी डी एंड एच एफ से लेकर एच जी। इसका मतलब क्या है कि जेड आर का जो साइज है वो ऑलमोस्ट एच एफ के इक्वल होगा। फिर जेड आर से नेक्स्ट वाला जो है यारी जरा निभा मौत तक है ना, तो जेड आर से नेक्स्ट वाला क्या, एनबी। तो एनबी का साइज जो है ऑलमोस्ट ला हफ्ता सी ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक्चुअली होना क्या था, ये चाहिए था, एक्सपेक्टेड क्या था कि जेड आर से ज्यादा, सर जेड आर, यस जेड आर से ज्यादा होना चाहिए था एच एफ का, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। एनबी से ज्यादा होना चाहिए था टीए का, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो इसका रीजन क्या है, तो जैसा वहां पर रीजन बताया था वैसा ही रीजन यहाँ पर कुछ इनका है। तो देखो क्या है, इन बिटवीन जेड आर एंड एच एफ हमारे पास, देखो जेड आर से पहले कोई एफ ऑर्बिटल फिल नहीं हो रहा था, लेकिन एच एफ से पहले एफ ऑर्बिटल फिल हो गया। याद है एल ए और एच एफ के बीच में क्या आ जाते हैं, 4f ऑर्बिटल आ जाता है ना, लेंथेनाइड सीरीज आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4f सीरीज फिल हो रही है या 4f ऑर्बिटल आ रहा है। तो इन बिटवीन जेड आर एंड एच एफ 4f ऑर्बिटल आ गए या एफ ऑर्बिटल आ गए। और एफ ऑर्बिटल का स्क्रीन इफेक्ट तो क्या है, डी से भी कम है। ठीक है, तो स्क्रीन इफेक्ट कम है तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो हमारे पास क्या है, अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ गया तो इसकी वजह से साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव साइज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और ऑर्बिट नंबर साइज को इंक्रीज करता है, तो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट रहता है। ओके, तो ये हमारे पास रीजन हो जाएगा यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम साइज होने का। ठीक है, तो क्या बताया हमने, तो इन बिटवीन 4D एंड 5D सीरीज 4f orbitals are filled which have poor screening effect that is Z effective increases
and size decreases. This decrease is balanced by atomic number, sorry, orbit number. This decrease is balanced by or cancelled out by ऑर्बिट नंबर। ठीक है, तो ऑर्बिट नंबर हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया। जेड इफेक्टिव, देखो ऑर्बिट नंबर की वजह से रेडियस बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव की वजह से रेडियस कम हो रहा है, तो ऑलमोस्ट रेडियस क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4D एंड 5D सीरीज का सेम रेडियस होने का मतलब, जेड आर का एच एफ के इक्वल हो गया, एन बी का सी ए के इक्वल हो गया। ऐसे सी डी और एच जी में हम देखेंगे तो सी डी और एच डी जो है उनका ऑलमोस्ट क्या है, सेम। ओके, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट। तो ये भी हमारे पास जो हमने जनरल ट्रेंड लिखवाया था उसमें एक्सेप्शन आ गए। ठीक है, तो ये थे एक्सेप्शन हमारे पास रेडियस के, एटॉमिक रेडियस का जो हमने जनरल ट्रेंड बताया था उसके एक्सेप्शन।
ओके, सो आगे चलते हैं। हो गया ना सबका? नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं आयनिक रेडियस। तो ऑब्वियसली आयनिक रेडियस मतलब आयन की रेडियस होती है। तो हमारे पास जो आयन है उसकी रेडियस एटम से बड़ी होगी या छोटी होगी? तो देखो, हमारे पास ऑब्वियसली दो टाइप के आयन आ सकते हैं, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं पॉजिटिव आयन बनने की, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, जब कैटायन बनता है तो क्या है, जनरली पूरा ही पूरा सेल रिमूव कर दिया जाता है। जैसे Na में अगर हम देखेंगे तो Na का क्या है, 281 है, और Na पॉजिटिव क्या है, 28 है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा सेल पूरी पूरी हमारे पास क्या हो गई, रिमूव हो गई है। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल पूरी रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, तो एक पूरी सेल रिमूव हो गई तो उसकी वजह से साइज कम हो गया। इसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही रहे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। तो प्रोटॉन उतने ही रहे, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा ही कम होगा यार। जब कैटायन बन रहा है तो प्रोटॉन थोड़ी रिमूव है, क्या रिमूव है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पहले से कम हो गए, लेकिन प्रोटॉन उतना ही है। बताओ वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन अभी पहले से ज्यादा अट्रैक्ट होगा या कम अट्रैक्ट होगा? पहले हमारे पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम था, अभी इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, प्रोटॉन उतने ही। ऑब्वियसली पहले से ज्यादा अट्रैक्शन हो गया ना, तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो भी साइज कम हो गया। तो यहाँ पर दो वजह से साइज कम हो रहा है, एक तो एक्स्ट्रा सेल रिमूव हो रही है, इसके अलावा पहले से ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। तो कैटायन जो है उसका साइज एटम से क्या रहता है, छोटा। ओके, सो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, एक्स्ट्रा सेल is removed generally simultaneously. Less number of electrons, sorry, yes, less number of electrons are attracted by more number of protons, that is attraction between nucleus and valence shell electron increases and size decreases. तो उसका साइज जो है वो क्या रहता है, जो है उसका साइज जो है पूरी सेल रिमूव कर दी जाती है, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा दूसरा काम क्या हो रहा है, हमारे पास प्रोटॉन उतने ही रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो पहले से ज्यादा अट्रैक्शन हो गया, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली साइज कम हो जाएगा।
ओके, नाउ जैसे कैटायन का हम देख रहे हैं वैसे एनायन का देख सकते हैं। तो देखो, जब एनायन बनता है तो जनरली एक्स्ट्रा सेल तो ऐड नहीं की जाती है, लेकिन जैसे क्लोरीन की बात करें तो 287 था, बाद में 288 हो गया, है ना। तो एक्स्ट्रा सेल ऐड नहीं हुई है, लेकिन देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन उतने ही रहे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो हमारे पास अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनायन, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, है ना, ये भी लिख देते पहले। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनायन, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन एटम, that is more number of electrons are attracted by less number of protons, hence attraction decreases and size increases। ठीक है, सो अट्रैक्शन कम हो गया तो ऑब्वियसली साइज जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब एनायन जो है इसका साइज एटम से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, जैसे Cl और Cl नेगेटिव का एग्जाम्पल, सॉरी यस, एनायन का साइज जो है एटम से बड़ा होगा। जैसे Cl और Cl नेगेटिव का एग्जाम्पल लें तो Cl नेगेटिव का साइज जो है Cl से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, तो ये हमारे पास आयनिक रेडियस
हो गया सबका? मतलब सभी वो केमिकल बॉन्डिंग में आना है तो मतलब जनरली ऑक्टेट रूल फॉलो होता ही है, जनरली ऑक्टेट रूल फॉलो होता ही है। ठीक है, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे उसके बारे में। नाउ अब मैं कुछ आयंस वगैरह के बारे में लिख रहा हूँ, उनका तुम साइज का ऑर्डर बताओ, या बताओ कि किसका साइज सबसे ज्यादा होगा या किसका सबसे कम होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा साइज किसका होगा और सबसे छोटा किसका होगा? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सभी की सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, तो क्या होगा, साइज सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज किसका होगा और सबसे छोटा किसका होगा? यस का चीज करेक्ट है। दक्ष रॉन्ग है। अक्षत रॉन्ग है। मधुकर करेक्ट है। और शाहू रॉन्ग है। मधुकर करेक्ट है, ये वाला भी दोनों करेक्ट है, मधुकर। मृदुल एक करेक्ट है, एक रॉन्ग है। तो देखो क्या है, ये सारे के सारे जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, यस राहुल करेक्ट है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम है ना, तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन सेम रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहे, तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। तो इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक species, as atomic number increases, greater number of protons attract same number of या constant number of electrons, that is attraction increases and size decreases। ठीक है, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और साइज जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो N3 नेगेटिव जो है उसका साइज सबसे बड़ा होगा,
O2 नेगेटिव का कम, प्रेप नेगेटिव का कम, फिर Na पॉजिटिव का, एंड देन Al3 पॉजिटिव का सबसे कम। ओके अच्छा, इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें H2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव एंड Ca2 पॉजिटिव, तो बताओ सबसे बड़ा साइज किसका और सबसे छोटा किसका है? दीज आर ऑल्सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो सबसे बड़ा साइज किसका, सबसे छोटा किसका? तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है, देखो जैसा हमने बताया आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन सेम है। तो सेम इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन प्रोटॉन अपने पास बढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा साइज जो है इसका होगा, और छोटा होते होते सबसे छोटा साइज किसका होगा, Ca2 पॉजिटिव का। ठीक है, तो यहाँ पर साइज का जो ऑर्डर है अपने पास ये रहेगा। क्लियर है सभी को? तो इस साइज से हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में साइज कंपेयर कर सकते हैं। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे या जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ही छोटा साइज होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, देख लिया सबने? तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस वाला पार्ट। ना होमवर्क नोट कर लो। तो अभी तक हमने होमवर्क नहीं दिया था ना, नाउ फर्स्ट टाइम हम होमवर्क दे रहे हैं पीरियोडिक का। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 to 25। ओके, ये होमवर्क है। एंड कल वाले लेक्चर में हम जो बचा हुआ मोल कॉन्सेप्ट का बुकलेट डिस्कशन है वो डिस्कस करेंगे। कुछ पार्ट अपना बचा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट का, वो हम कल वाले में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसका जो होमवर्क है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। 1 to 25 होमवर्क रहेगा आज का पीरियोडिक का। एंड कल वाला जैसे मैंने बताया, कल वाले लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट का बचा हुआ पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो बाय, टेक केयर।